हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स पब्लिश हुए हैं वो सभी इंडेक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। जब आप किसी भी इंडेक्स को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहा है, क्योंकि सम टाइम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स किसने पब्लिश किया। स्पेशली जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनके जो इंडेक्स होते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए या फिर पता होना चाहिए किसी भी इंडेक्स के बारे में कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, टॉप पर कौन सी कंट्री है एंड बॉटम पे कौन सा कंट्री है। इतनी चीजें याद रखने के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हो पाए तो याद रखना चाहिए कि कौन सा एडिशन पब्लिश किया है। बस यही तीन चार बातें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंडेक्स में। तो जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक मतलब 10 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उनको यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इंटरनेशनल इंडेक्स देखेंगे। इंटरनेशनल के बाद हम नेशनल इंडेक्स जैसे कि नीति आयोग ने कुछ पब्लिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने कुछ पब्लिश किया है, वो सारी बातें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है तो आप दो पार्ट्स में वीडियो को देख सकते हैं। ओके है जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। इसके पहले मैंने जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक मतलब इन 10 महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज है, कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज है या फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उनको कवर किया है। और यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी होगी अबाउट द एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। इसका भी एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो हमारे जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं या एसएससी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको पता है कि लगभग एक साल से ज्यादा ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका भी आईबीपीएस का पेपर है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि फरवरी मंथ में एमपीपीएससी का एग्जाम है, तो उन सब के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड रहा है कि एमपीपीएससी ने हर साल पेपर में एक क्वेश्चन इंडेक्स का पूछा ही पूछा है। तो आइए हम एक एक करके सारी बातें करते हैं। पीडीएफ की बात भी कर लेते हैं। तो पीडीएफ देखो, अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है। यहाँ पर टोटल 12 पार्ट्स हैं जिसमें हम जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सेग्रीगेट किए हैं या फिर कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका कंपाइल मतलब पूरा का पूरा बंच आपको पीडीएफ का एक सिंगल मैगजीन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके है जी, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा खुश है? ठीक है, सो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी और एक एनुअल रिपोर्ट है। हमेशा की तरह जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इस बार भी टॉप पर है। तो फिनलैंड आपको टॉप कंट्री देखने को मिलेगी। मतलब हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो फिनलैंड आपको देखने को मिल जाएगा 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 7वीं बार। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया। तो आउट ऑफ 143 कंट्रीज इंडिया 126 पोजीशन पे है। इंडिया 126 पोजीशन पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे। ठीक है, और बॉटम पे कौन है? अफगानिस्तान आपको बॉटम कंट्री देखने को मिल जाएगा। डन। पहली बार यहाँ पे दो नई कंट्रीज हैं जो टॉप 20 में जिन्होंने एंट्री ली है। तो टॉप 20 में एंट्री लेने वाली पहली दो नई कंट्रीज कौन सी बन चुकी हैं? कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया। इन दोनों ने यूएसए और जर्मनी को रिप्लेस करने का काम किया है। तो टॉप 3 कंट्रीज अगर हम देखते हैं हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो आप देखेंगे फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड टॉप 3 कंट्रीज हैं। इंडिया 126 पोजीशन पे है आउट ऑफ 143 कंट्रीज एंड बॉटम पे है अफगानिस्तान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब कौन सा ऐसा देश है जो एनर्जी ट्रांजिशन कर रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन का ये मतलब होता है किस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किस कंट्री की कौन सी पॉलिसीज हैं। तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पब्लिश करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए और ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग 63 है आउट ऑफ 120 कंट्री। इंडिया 63 पोजीशन पे है आउट ऑफ 120 कंट्री एंड स्वीडन वंस अगेन टॉप पर है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा स्वीडन,
स्वीडन के बाद आपको सेकंड नंबर पे डेनमार्क, अगेन एक नॉर्डिक कंट्री। डेनमार्क के बाद आपको देखने को मिल जाएगा फिनलैंड। तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये टॉप 3 कंट्रीज हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। इंडिया 63 पोजीशन पे है आउट ऑफ 120 कंट्री। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। किसने पब्लिश किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने इस पर्टिकुलर इंडेक्स को पब्लिश करने का काम किया है, ठीक है, असेंचर की मदद से। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब है कि हमने मिलिट्री में या हमारी जो फोर्सेस हैं उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया है, नए टेक्नोलॉजी के साथ वेपन प्रोवाइड किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो यूएसए की जो मिलिट्री है वो सबसे ज्यादा एडवांस है। और यह बात हमको भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे एडवांस कहीं की अगर फोर्सेस हैं तो वो अमेरिका की हैं। तो यूएसए टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। यूएसए के बाद सेकेंड नंबर पे आता है रशिया। रशिया के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्या, चाइना। इंडिया की मिलिट्री फोर्थ नंबर पर आती है। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 145 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। और बॉटम पर आ जाएगा भूटान। बॉटम पे कौन है, भूटान है। बेसिकली देखा जाता है कि हमारी मिलिट्रीज में नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ज्योग्राफिकल सिचुएशन। तो लीस्ट पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं, तो सबसे बॉटम पर आपको मिल जाएगा भूटान। भूटान के बाद आपको देखने को मिलेगा मोल्डोवा एंड सूरीनाम। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई। रिसेंटली अभी जो आपका नाबार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिंस 1995 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को पब्लिश करती है। इस इंडेक्स में बेसिकली रैंकिंग की जाती है कि हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें लेवल ऑफ करप्शन क्या है। तो 0 से लेकर 1 तक या 0 से लेकर 100 तक यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। 0 का मतलब होता है हाईली करप्टेड और 100 का मतलब होता है 100% क्लीन। तो यहाँ पर डेनमार्क आपको टॉप पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। छठवीं बार लगातार डेनमार्क आपको फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। डेनमार्क के बाद फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड है। नाउ बात करते हैं इंडिया कहाँ है। तो इंडिया 93 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री। इंडिया 93 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री इन द सीपीआई इंडेक्स। और बॉटम कंट्रीज कौन सी जहां पे करप्शन का लेवल हाईएस्ट है, तो सबसे नीचे देखने को मिलेगा सोमालिया। सोमालिया के बाद है वेनेजुला एंड सीरिया। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। क्योंकि ये HDI इंडेक्स जो है वो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे बेस होता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में हेल्थ क्या है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ऑन एन एवरेज कोई भी पर्सन कितने सालों तक जिंदा रहता है और उस पर्टिकुलर कंट्री में मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब मृत्यु दर क्या है, जन्म लेने पे कितने बच्चे सरवाइव करते हैं या फिर डिलीवरी के बाद कितनी फीमेल सरवाइव करती हैं। तो IMR, MMR और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। एजुकेशन का लेवल हमारे देश में क्या है और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं, मतलब हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जिन पर बेस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है HDI। इस HDI इंडेक्स में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। स्विट्जरलैंड आप देखेंगे लगभग हर ही साल टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया की पोजीशन पहले से थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इंडिया 134 पोजीशन पे है आउट ऑफ 193 कंट्री। इंडिया 134 पोजीशन पे है, ठीक है। और इंडिया का स्कोर 0.644 है। तो बॉटम 5 कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो बॉटम 5 कंट्रीज में सोमालिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नाइजर एंड चाड। बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो साहिल रीजन है यहाँ की जो कंट्रीज है वहां पर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम है और काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड एरियाज आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 38 है आउट ऑफ 139 कंट्रीज।
और रिसेंटली यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है। इंडिया 38 पोजीशन पे है आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के बाद सेकेंड नंबर पे आता है फिनलैंड, एंड फिनलैंड के बाद थर्ड नंबर पे आपको जर्मनी देखने को मिल जाएगा। जर्मनी देखने को ये मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो लास्ट ईयर की तरह सेम ही मेंटेन की है। लास्ट ईयर इंडिया 42 पोजीशन पे था और इस साल भी इंडिया 42 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स 42nd पोजीशन ऑन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स इन 2024। इंडिया की पोजीशन आपको 42 देखने को मिल जाएगी। ये जो आईपी इंडेक्स है इसका ये 12th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। और 12th एडिशन किसने पब्लिश किया है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जिसमें 55 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। टॉप 3 कंट्रीज है यूएसए, यूके और फ्रांस। ठीक है, इंडिया देख सकते हैं लास्ट ईयर 42 पे था और इस साल भी आपको 42 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट पे। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो हमें फुल फॉर्म भी देखना है कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए होता क्या है ना, आजकल जैसे कि कोई भी वैकेंसी आई, फॉर एग्जांपल रेलवे की वैकेंसी है, हमें पता है बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, फेज 1 फेज 2 फेज 3 में एग्जाम होते हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम भी करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं रिलेटेड टू द एब्रीवेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हमें फुल फॉर्म पता होने चाहिए, जैसे कि सिप्री का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री है, एक थिंक टैंक है बेसिकली, जो यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि कौन सा देश है जो अपनी मिलिट्री पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितने आर्म्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे हैं, कितने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम कौन करता है? सिप्री करता है। तो सिप्री ने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो हथियारों की खरीदी करते हैं वो इंडियन करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। India's arm import have registered a growth of 4.7%। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, मतलब पिछले एनालिसिस के कंपैरिजन में इस साल 4.7% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। और रशिया, सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कहां से करते हैं? तो रशिया से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के बाद सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है, एंड थर्ड नंबर पे आपको कतर देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। अब यहाँ पे इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है मिलिट्री स्पेंडिंग में। मतलब वो कौन सा देश है जो अपनी आर्मी पे, अपनी मिलिट्री फोर्सेस पे खर्चा सबसे ज्यादा करता है, उनके लिए इक्विपमेंट के लिए खर्चा ज्यादा करता है। मतलब एक तरीके से वो कौन सी कंट्री जहां पे डिफेंस बजट सबसे ज्यादा है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, और इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया रैंक फोर्थ इन द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023 अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट। सबसे ऊपर आता है यूएसए, यूएसए के बाद चाइना अपनी मिलिट्री पे खर्चा कर रहा है, और उसके बाद रशिया कर रहा है। फोर्थ नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। और इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 4.2% इंक्रीज हुई है। आप सभी को पता है कि हमारा डिफेंस बजट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी बातें सिप्री की रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। ठीक है, अगर हम सिप्री के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्टॉकहोम स्वीडन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इंडेक्स है वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये बताया जाता है कि किसी भी देश में अपॉर्चुनिटी या अवसर किस तरीके से दिए जाते हैं। क्या जितनी हाई पोजीशन पे मेल हैं उतनी ही हाई पोजीशन पे फीमेल भी हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है मेल और फीमेल के लिए? तो ये सारा एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। एक तरीके से इक्वालिटी पर डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। तो इंडिया रैंक्ड इम्प्रूव्ड टू 113 आउट ऑफ 190 कंट्री। इंडिया 113 पोजीशन पे है आउट ऑफ 190 कंट्री इन द वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, और रिसेंटली इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ है। कौन सा एडिशन है ये? 10th एडिशन को पब्लिश किया गया है। इसमें बेसिकली 0 से लेकर 100 तक स्कोरिंग की जाती है, रैंकिंग की जाती है। 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लीगल राइट्स बिल्कुल
ऑड है, मतलब बिल्कुल ही अनइवन है बिटवीन द मेल एंड फीमेल। 0 का मतलब है कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबकि 100 का मतलब होता है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लीगल राइट्स। ठीक है, तो कोई भी देश ऐसा नहीं होता जहां पे 0 हो, कोई भी ऐसा देश भी नहीं होता जहां पे 100 हो। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो वर्ल्ड का एवरेज है 64.2%, जबकि इंडिया का एवरेज है 60। ठीक है, इंडिया का एवरेज है 60, मतलब 60% जितने मेल्स को राइट दिए जाते हैं, जितने भी लीगल राइट्स मेल्स के हैं, उसका केवल 60% ही फीमेल को दिया जाता है। और ग्लोबल एवरेज कितना है? 64.2% आपको ग्लोबल एवरेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, इनका एक इंडेक्स पब्लिश होता है जिसका नाम है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 को पब्लिश किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वहां पर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को भी रिलीज किया है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया 108 पोजीशन पे है आउट ऑफ 193 कंट्री। इंडिया 108 स्थान पर आपको मिल जाएगी, और इंडिया का जो स्कोर है वो 0.437 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली 3 डायमेंशंस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को। एक तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, एम्पावरमेंट कितना है, और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन क्या है। मतलब फीमेल्स का पार्टिसिपेशन आपके जॉब्स में कितना है, एम्पावरमेंट में, या फिर कह सकते हो खुद के बिजनेस या स्टार्टअप करने में फीमेल का कंट्रीब्यूशन कितना है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस तरीके से 3 पैरामीटर्स पे आप देखेंगे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। इंडिया 108 कंट्री पोजीशन पे है आउट ऑफ 193 कंट्री। टॉप रैंकिंग कौन सी है कंट्री? डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो जनरली आपने एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी इंडेक्स अभी तक पढ़े हैं हमने, हमेशा जो नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं वो अक्सर आपको हर एक इंडेक्स में, जो अच्छे इंडेक्स की कैटेगरी होते हैं, उसमें टॉप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स। यहाँ पर बेसिकली कनेक्टिविटी की बात की गई है। ठीक है, DHL एक लॉजिस्टिक कंपनी है, जर्मनी की, ये जर्मन एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है DHL। और यहाँ पे एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है कनेक्टेडनेस इंडेक्स। इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया 62 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंस 2011 इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है। इंडिया 62 नंबर पे है, सिंगापुर टॉप पर है, सिंगापुर के बाद नीदरलैंड एंड आयरलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे कनेक्टिविटीज में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स कौन है? आपको कुवैती दिनार देखने को मिलेगा, कुवैती दिनार के बाद बहरीनी दिनार है, और ओमानी रियाल है। तो ये 3 कंट्री जो करेंसीज हैं वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हैं। जब हम यूएसए डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर आपको 10th पोजीशन पे, जबकि यूरो आपको 9th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, ये अंकटाट की रिपोर्ट है, मतलब यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी कि हमारे देश में एफडीआई कितना हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से कितना पैसा भारत में आया है, मतलब एफडीआई इनफ्लो कितना है। और हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश की जो कंपनीज हैं, उन्होंने बाहर, भारत के बाहर अलग अलग देशों में कितना निवेश या इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब हमारा एफडीआई आउटफ्लो कितना है और एफडीआई इनफ्लो क्या है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो एफडीआई इनफ्लो है वो डिक्लाइन हुआ है बाय द 2%। पूरे वर्ल्ड में जो एफडीआई है वो डिक्लाइन हुआ है 2% में। मतलब इंडिया में भी जो एफडीआई का इनफ्लो है वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। 2022 में हमारे देश में जो एफडीआई आया था वो $48 बिलियन था, जबकि 2023 में जो एफडीआई आया है वो $28 बिलियन है। तो 48 से डायरेक्टली आप 28 पे आ गए हो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में 2023 में एफडीआई इनफ्लो कितना था, कितना हमारे देश में निवेश आया है, तो आंसर हो जाएगा $28 बिलियन है। ठीक है, डन इतनी चीजें। और इंडिया 15th नंबर की पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया 15th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, यूएसए में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। यूएसए के बाद आपको चाइना एंड देन सिंगापुर देखने को मिलेगा। इंडिया 15 पोजीशन पे है, और इंडिया में जो एफडीआई इनफ्लो है वो $28 बिलियन है। नाउ बात करते हैं अबाउट द आउटफ्लो, मतलब इंडिया से कितना एफडीआई गया है, कितना इन्वेस्टमेंट बाहर गया है। तो इंडिया से अगर आप देखेंगे तो इंडियंस ने जो एफडीआई आउटफ्लो किया है वो $15 बिलियन का है,
और यहाँ पे इंडिया की पोजीशन 20th पोजीशन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आउटफ्लो में 20 पोजीशन है, इनफ्लो में 15 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है यूएसए को, चाइना को, देन सिंगापुर को। इंडिया को $28 बिलियन एफडीआई रिसीव हुआ है और इंडिया 15 पोजीशन पे है, जबकि आउटफ्लो में इंडिया 20th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब अंकटाड एक यूनाइटेड नेशन की परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1964 जेनेवा में हुआ था। अब कई सारी रिपोर्ट को अंकटाड पब्लिश करता है, तो आप यहाँ पे एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से पढ़ भी सकते हो। ये सभी रिपोर्ट्स है जो अंकटाड पब्लिश करती है। नेक्स्ट, अगली जो रिपोर्ट है उसमें बेसिकली बताया गया है कि इस साल कितने मिलेनियर्स हैं जो भारत छोड़ के चले जाएंगे। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने भारत में पैसा तो कमा लिया है, लेकिन अब वो भारत में नहीं रहना चाहते, वो दूसरे देशों में जाके सेट रहना होना चाहते हैं। तो कितने ऐसे मिलेनियर्स हैं जो इस साल भारत से बाहर चले जाएंगे, वो सारी बातें इस रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं, जिसका नाम है हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है यहाँ पर? ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा? हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि 2024 में लगभग 4300 मिलेनियर्स भारत छोड़ के चले जाएंगे। 4300 मिलेनियर्स जो है वो भारत छोड़ के दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है हमारे मिलेनियर्स के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगी यूएई। ठीक है, मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन केवल इंडियंस के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो मिलेनियर्स हैं उन सभी के लिए भी जो मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन है शिफ्ट होने के लिए, स्टे करने के लिए, तो वो आपको यूएई देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूएसए है, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया से 4300 मिलेनियर इस साल बाहर जाएंगे और इंडिया थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा मिलेनियर्स के माइग्रेशन पे। सबसे ज्यादा चाइना से मिलेनियर्स माइग्रेट होंगे। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे यूके और थर्ड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है। मतलब ये बताता है इंडेक्स कि कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा लिवेबल है, मतलब सबसे ज्यादा रहने लायक है, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है और पॉल्यूशन का लेवल भी कम है। तो ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम है, इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, जिसमें ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया आपको मोस्ट लिवेबल शहर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वियना ऑस्ट्रिया आपको टॉप नंबर पे देखने को मिलेगा, टॉप नंबर का सिटी, लिवेबल सिटी। सेकंड नंबर पे डेनमार्क का कोपेनहेगन है एंड थर्ड नंबर पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। अगर हम बात करते हैं बॉटम कंट्रीज जहाँ पे कोई रहने की लायक हालत नहीं है, एटमॉस्फेयर रहने लायक नहीं है, तो आपको बॉटम पे देखने को मिल जाएगा डेमेस्कस जो कि सीरिया में है, ट्रिपोली इन लेबनान एंड अल्जीरिया, अल्जीरिया का अल्जीरियस। तो ये आपको बॉटम 3 सिटीज देखने को मिल जाएंगी। अब इंडिया की भी कुछ सिटीज की लिस्टिंग की गई है, उनको भी फीचर किया गया है, दिल्ली एंड मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई आपको 141 पोजीशन पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है वो आईएमएफ का है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। मतलब यहाँ पर वो कौन सा देश है जो एआई के लिए प्रिपेयर है, एआई के डायरेक्शन में काम कर रहा है, नई पॉलिसीज बना रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन पे काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेटिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पर रेटिंग में जो कंट्रीज है उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली होती है एडवांस इकोनॉमी, जैसे कि सिंगापुर, यूएसए बहुत एडवांस इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे आती है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जैसे कि चाइना, इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की कैटेगरी में आती है, और लो इनकम कंट्री। तो यहाँ पे टॉप पर आपको मिल जाएगा सिंगापुर, टॉप पर कौन मिल जाएगा? सिंगापुर मिल जाएगा। सिंगापुर के बाद आपको मिलेगा डेनमार्क एंड डेनमार्क के बाद थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए। ठीक है, नाउ बात करते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में। तो इंडिया 72 नंबर पे है आउट ऑफ 174 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर कितना है? इंडिया का स्कोर है 0.49। ठीक है, इंडिया का स्कोर 0.49 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 5th इन द जनरेटिव एआई इनोवेशन। अब जनरेटिव एआई में
इंडिया कितने नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है। चाइना, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान के बाद इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जनरेटिव एआई में जो पेटेंट फिलिंग हुई है वो चाइना ने सबसे ज्यादा पेटेंट को फिल किया है। चाइना के बाद आपको यूएसए, कोरिया एंड जापान देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 55% ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएगी जनरेटिव एआई के पेटेंट फिलिंग में। इंडिया ने टोटल 1350, इंडिया में 1350 जनरेटिव एआई में पेटेंट फिलिंग कराया और इंडिया 5th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, पहला एडिशन पब्लिश हुआ है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स का। ठीक है, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहां पर होते, तो टॉप 10 में इंडिया है 10th पोजीशन पे। इंडिया आपको 10th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे रशिया एंड देन आपको यूक्रेन एंड चाइना देखने को मिल जाएंगे। पहला इंडेक्स आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में जो साइबर क्राइम हुए हैं उनकी टोटल कॉस्ट 2024 में $9.22 ट्रिलियन है और ये काउंटिंग लगातार बढ़ते जा रही है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम इंक्रीज होते जा रहे हैं और 2028 तक $13.82 ट्रिलियन के साइबर फ्रॉड्स होंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का इंडेक्स है तो अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इंडिया 39 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है 17 पिलर और 102 इंडिकेटर पे। यहाँ पे जो स्कोरिंग होती है वो 1 से लेकर 7 के बीच में होती है और इंडिया की स्कोर 4.25 आपको मिल जाएगा। इंडिया का स्कोर कितना है? 4.25 है। और ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का इंडेक्स है, इसमें इंडिया 39 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। तो टॉप कंट्रीज कौन सी हैं? टॉप कंट्री आपको मिलेगी यूएसए, स्पेन एंड जापान। एंड बॉटम कंट्रीज आपको कौन सी मिल जाएंगी? माली, सीरिया लियोन एंड कैमरून। ये आपको बॉटम 3 एंड टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी और इंडिया का स्कोर 4.25 है। इंडिया की रैंकिंग 39 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। डन। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये सभी के सभी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो अगेन ये भी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का इंडेक्स है, राइट? 18th एडिशन रिसेंटली पब्लिश किया गया है और सिंस 2006 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस इंडेक्स में 0 से 1 तक स्कोरिंग की जाती है, 0 से लेकर 1 तक स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, 1 इंडिकेट करता है कंट्री हैज अचीव कंप्लीट जेंडर इक्वलिटी, जितने मेल है उतने फीमेल है। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी जिसकी कंप्लीट हो चुकी है उसका स्कोर 1 है, 0 का मतलब होता है कि लैक ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड आप देखेंगे कि 15th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 15वीं बार लगातार आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम पब्लिश करता है। ठीक है, इसमें टॉप कंट्री कौन सी? तो आइसलैंड आपको टॉप देखने को मिलेगी, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड देखने को मिल जाएगा। वही सूडान, सूडान आपको देखने को मिल जाएगा बॉटम कंट्रीज की लिस्ट में। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द इंडिया। इंडिया कहां पर है? तो इंडिया आपको 129 पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 129 प्लेस पर आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया का स्कोर कितना है? तो इंडिया का स्कोर है 64.1%। ओके, डन। साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे है। साउथ एशिया में इंडिया 5th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैंटर्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट, जिसका नाम है ब्रांड जेड 2024। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली सेबी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन इंडेक्स को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी जो आईबीपीएस एग्जाम हुआ था आपका, उसमें आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स होती है ना, वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी हम उन रैंकिंग्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिनके अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाइए कि बस 6 महीने का करंट अफेयर्स करेंगे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आरआरबी में जो लोगों ने ऐसा किया था ना, बेचारे सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हमको लग रहा था कि 6 महीने का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट अफेयर ज्यादातर पूछ लिया गया था।
तो इसलिए यहाँ पे कोशिश कीजिए एटलीस्ट एक ही जगह अगर आपको कंपाइलेशन मिल रहा है तो आप फ्यू डेज में जल्दी जल्दी रिवाइज कर ही सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैंटर ने मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें टॉप 100 ब्रांड की लिस्ट की गई है उनके ब्रांड वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर 4 इंडियन ब्रांड्स को भी इंक्लूड किया गया है। उनमें से सबसे ऊपर आपको मिलेगा टीसीएस। टीसीएस जो है वो 46 पोजीशन पे है और इसकी वैल्यूएशन आपको $44 बिलियन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स, तो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है एप्पल। एप्पल के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे एप्पल है। एप्पल के बाद आ जाता है गूगल एंड गूगल के बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। ये तो हो गया वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। अब इंडिया की टोटल 4 कंपनीज की लिस्टिंग की गई है। इंडिया की टोटल 4 कंपनीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी कंपनी है? टीसीएस है, फिर आपका आता है एचडीएफसी बैंक, देन आपको देखने को मिल जाएगा एयरटेल, एयरटेल के बाद आ जाएगा इन्फोसिस। टीसीएस 46 पोजीशन पे है, एचडीएफसी 47 पे है, एयरटेल 73 और इन्फोसिस 74 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। वैल्यूएशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इन 4 कंपनीज के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। चलिए, तो सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश कौन सा है? मोस्ट पीसफुल कंट्री आपको देखने को मिलेगी आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है वो 2008 से इस पोजीशन पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर। आइसलैंड के बाद आता है आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। ये मोस्ट पीसफुल कंट्रीज आपको मिलेंगी। वहीं लीस्ट पीसफुल कंट्री यमन, आपको पता है ना होती रिबेल्स यहीं से हैं, तो यमन इज नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री फॉलोड बाय द सुडान, साउथ सुडान, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। ये लीस्ट पीसफुल कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर रीजन वाइज परफॉर्मेंस देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट मोस्ट पीसफुल है। वहीं अगर बात करें मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये सबसे ज्यादा अशांति वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस ने। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम यहाँ पर किया है। तो आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया टॉप पर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो इंडिया 116 पोजीशन पे है। इंडिया 116 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब यहाँ पर यार भारत इस पर्टिकुलर एरिया में काफी खराब है, ठीक है। हम ले दे के थोड़ा सा ऊपर पहुंचे हैं। यहाँ पर ना एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है और पिछले साल हम 180th पोजीशन पे मतलब लास्ट पोजीशन में थे और अभी हम बॉटम 5 में हैं, मतलब इंडिया 176 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2024 का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसमें इंडिया 176 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, आपको देखने को मिलेगी। और बॉटम पे कौन है? तो वियतनाम। वियतनाम आपको बॉटम कंट्री देखने को मिल जाएगी और टॉप पर मिलेगा एस्टोनिया, देन लग्जमबर्ग एंड देन जर्मनी। तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी टॉप 3 कंट्रीज हैं। इंडिया 176 पोजीशन पे है एंड बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, ठीक है। सिंस 2006 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिकॉर्न लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न लिस्ट पब्लिश की गई है और पूरे वर्ल्ड में टोटल 1453 यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्टिंग यहाँ पे की गई है और पाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 1453 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है इन द टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न आपको यूएसए में देखने को मिल जाएंगे 703। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आपको चाइना में देखने को मिल जाएंगी 340 एंड 3rd नंबर पे इंडिया है। 3rd नंबर पे इंडिया है और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी कितनी है? 67 आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब टिकटॉक ओनर बाइट डांस, ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है जिसकी वैल्यूएशन $220 बिलियन है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न जो है, फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न है ओपन एआई, ठीक है। सिंस 2000 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है और सिंगापुर जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग हब है फॉर द यूनिकॉर्न, मतलब नई नई कंपनीज जो बन रही हैं वो कहां पर बन रही हैं? सिंगापुर में देखने को मिल जाएंगी। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते तो इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है वो स्विगी है। स्विगी के बाद आपको यहाँ पे ड्रीम 11 देखने को मिल जाएगा और उसके बाद रेजर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे एआई, मतलब ऐसे कौन से यूनिकॉर्न है हमारे देश में जो कि एआई पर बेस्ड हैं, तो इस कैटेगरी में भी इंडिया 3rd नंबर पे है। सबसे ज्यादा यूएसए, देन चाइना, फिर इंडिया के आपको ऐसे यूनिकॉर्न्स मिलेंगे जो कि एआई बेस्ड हैं। इंडिया का पहला
ऐसी कंपनी जो कि यूनिकॉर्न है लेकिन एआई बेस्ड यूनिकॉर्न है, उस कंपनी का नाम है कृत्रिम। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, किस देश में कितनी भुखमरी है, खाने की समस्या है। ठीक है, तो इंडिया की कंडीशन इसमें काफी खराब है। इंडिया इस रिपोर्ट को जनरली नहीं मानता है। जब भी इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट गलत है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 पब्लिश किया गया है और इंडिया सीरियस हंगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया 105 पोजीशन पे है। इंडिया 105 पोजीशन पे है आउट ऑफ 127 कंट्री, क्योंकि इस रिपोर्ट में बांग्लादेश जैसे कंट्रीज की हालत हमसे अच्छी बताई गई है। तो इंडिया का यही कहना है कि हम बांग्लादेश को असिस्टेंट भेज रहे हैं, हम उनको फूड भेज रहे हैं और हमारी कंडीशन उनसे खराब आप बताते हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, इंडेक्स के बारे में पढ़ना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 पोजीशन पे है आउट ऑफ 127 कंट्रीज और इंडिया सीरियस हंगर प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। ठीक है, इंडिया का स्कोर 27.3 आपको देखने को मिल जाएगा और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है वो इंडिया में ही है 18.7%। ओके, अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करता है। यहाँ पे 6 ऐसी कंट्रीज हैं या 6 ऐसे रीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी एंड साउथ सुडान, ये आपको यहाँ पे अलार्मिंग कंट्रीज की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा, आज मॉर्निंग 16 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर्स देखा था क्या? 16 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर्स मतलब आज का करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि 16 ऑफ नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। आज हम नेशनल प्रेस डे भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, और हमारे देश का जो पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश में पब्लिश किया गया था वो क्या था, बंगाल गजट था। इसको पब्लिश किया गया था हिक्की ने। तो यहाँ पे 16 ऑफ नवंबर को नेशनल प्रेस डे मना रहे हैं और हम सभी को पता है, मैंने आपको मेंशन किया था मॉर्निंग में आर्टिकल 19A के बारे में, जहां पे प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात की गई है। सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 को अनाउंस किया गया है, जिसमें इंडिया 159 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। पहले हम 161 पोजीशन पे थे, नाउ हम 159 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंडिया का स्कोर डिक्लाइन हुआ है 36 से 31.28। अब टॉप कंट्रीज कौन सी हैं, तो आंसर हो जाएगा नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन आपको टॉप कंट्रीज देखने को मिलेंगी इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड बॉटम कंट्रीज आर इरिट्रिया, सीरिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इतनी चीजें। इरिट्रिया बॉटम पे है, देन सीरिया, फिर आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करते हैं सिंस 2002। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी आपने देखा कि कई सारे देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी इंडेक्स पे तो असर होता ही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए बिकॉज ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इसे पब्लिश करने का काम करता है। इसमें 3 डायमेंशन और 10 इंडिकेटर्स पे बेस्ड रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या है कि पूरे वर्ल्ड में 112 कंट्रीज में 1.1 बिलियन लोग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18.3% पॉपुलेशन ऑफ द ऑल द वर्ल्ड आपको यहाँ पे पॉवर्टी मतलब गरीबी में देखने को मिल जाएगी। और रूरल एरिया में ज्यादा गरीब है एज कंपैरिजन टू द अर्बन एरिया। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। 5 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी, सबसे ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोगों की लिस्ट में इंडिया टॉप पर है। इंडिया में 234 मिलियन लोग हैं जो पॉवर्टी में रहते हैं। इंडिया के बाद पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब पहला एडिशन यहाँ पे पब्लिश हुआ है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का। पहला है तो हमें जान लेना चाहिए। इसके पहले भी हमने एक नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स पे डिस्कशन किया था, उसमें और इसमें इंडिया की रैंकिंग बिल्कुल सेम है, 176 बॉटम 5 में। ठीक है, तो ज्यादा अपन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द 5th वर्स्ट परफॉर्मेंस कंट्री इन द रिसेंटली रिलीज्ड फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। तो इंडिया 176 पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्री और ये पहला इंडेक्स है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसमें आपको लग्जमबर्ग टॉप पर देखने को मिल जाएगा।
लग्जमबर्ग आपको फर्स्ट पोजीशन या टॉप पर देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम क्या है, पैसिफिक आइलैंड में एक कंट्री है जिसका नाम है किरीबती, ये आपको बॉटम पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया, क्योंकि पहली रिपोर्ट है तो हमें जान लेना चाहिए। देखेंगे, गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, वैन गिरोन यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने पहला ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन नेचर इंडेक्स को पब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग होती है, इंडिया इसमें 4th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में एनुअली 15 बिलियन पाउंड वाइल्ड एनिमल की ट्रेडिंग की जाती है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में लग्जमबर्ग, एस्टोनिया एंड डेनमार्क है। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में किरीबती, टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया एंड आपको बॉटम 5 में इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, हम पहुंच चुके हैं अक्टूबर मंथ में। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया एडवांस इन 6G रेस, रैंक्स अमंग टॉप 6 इन द ग्लोबल पेटेंट फिलिंग। अब यहाँ पे 6G टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सेक्टर में हम कैसे काम कर रहे हैं, नया इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, और उसमें पेटेंट फिलिंग में हम कहाँ पर हैं। तो इंडिया ग्लोबली 6 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टॉप 6 पोजीशन पे इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसको रिसेंटली मैक्सवेल, एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फर्म है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, और इंडिया 6 पोजीशन पे है। इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर या फिर 6G सेक्टर में टोटल 188 पेटेंट्स को फिलिंग किया है। अगर हम टॉप कंट्रीज देखेंगे तो चाइना, यूएसए, कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, देन आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 142 इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है, मतलब हमारे देश में जुडिशरी कैसी है, जो भी सिविल सिविल ऑफेंसेस होते हैं या क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें किस तरीके से विक्टिम को सजा देने का प्रोविजन है, क्या हमारी जुडिशरी करप्टेड है या नहीं है। तो वो सारे फीचर्स को यहाँ पे शामिल करते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसमें इंडिया 79 पोजीशन पे मिल जाएगा आउट ऑफ 142 कंट्रीज। ठीक है, अगर बात करें साउथ एशियन कंट्रीज की लिस्ट में, तो साउथ एशियन कंट्रीज की लिस्ट में आपको इंडिया 3rd नंबर पे देखने को मिल जाएगा। वहीं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में इंडिया आपको 8th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लीडर कौन है, तो डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड आपको लीडर कंट्रीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, टॉप इंडियन बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रिपोर्ट। अब S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, जिसमें 3 इंडियन बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें टॉप 50 बैंक्स की लिस्ट में शामिल किया गया है एशिया पैसिफिक रीजन में, उनके असेट साइज के अकॉर्डिंगली कि उनके पास कितने असेट्स हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन में असेट साइज पर जो टॉप 50 बैंक्स हैं, उस लिस्ट में इंडिया के 3 बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। SBI की रैंकिंग 20 पोजीशन पे है, HDFC 33 पर है, और ICICI बैंक 48 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो डोमिनेंस देखा गया है वो चाइनीज बैंक का है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशन पे चाइनीज बैंक है। मेनलैंड चाइनीज बैंक आपको यहाँ पे टॉप पोजीशन पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी रैंकिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 अनाउंस्ड। ये 21st एडिशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे वर्ल्ड की 1500 यूनिवर्सिटी को फीचर करने का काम किया है। और 13 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार 13वीं बार MIT जो कि यूएसए में है, ये आपको टॉप पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी शामिल की गई है वो यूएसए की है। यूएसए की टोटल 197 यूनिवर्सिटीज को शामिल यहाँ पर किया गया है। तो टॉप यूनिवर्सिटीज है, पहले नंबर पे MIT, देन इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, 3rd नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इंडिया में IIT बॉम्बे टॉप पर है। इंडिया में IIT बॉम्बे टॉप पर है, और टोटल 1500 यूनिवर्सिटीज में से इंडिया की 46 यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया है। और यूनिवर्सिटी फीचर करने के मामले में इंडिया 7th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसे राइजिंग स्टार अवार्ड दिया गया है, मतलब इसकी जो रैंकिंग है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है, इसलिए राइजिंग स्टार यूनिवर्सिटी का अवार्ड गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट देखेंगे तो सबसे नंबर ऊपर है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इंडिया में तो फर्स्ट नंबर पे है, बट ग्लोबली ये 118 नंबर पे है।
आईआईटी बॉम्बे के बाद आपको मिलेगा आईआईटी दिल्ली 150th पोजीशन पे, फिर आईआईएससी बेंगलुरु है, खड़गपुर है एंड मद्रास है, ठीक है। नेक्स्ट, Mumbai and Delhi among the 5 wealthiest city of the world according to the Henley and Partners। तो Henley and Partners and the New World Wealth ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें पूरे वर्ल्ड की जो सबसे रिचेस्ट या फिर वेल्दीएस्ट सिटीज हैं उनकी रैंकिंग की गई है। तो जिसमें 2 इंडियन सिटीज आपको टॉप 50 में देखने को मिल जाएंगी, मुंबई एंड दिल्ली। मुंबई आपको 24th पोजीशन पे और दिल्ली आपको 37th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट सिटी या फिर वेल्दीएस्ट सिटी कौन सी है? तो यूएसए का शहर है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। सेकंड नंबर पे सैन फ्रांसिस्को है एंड थर्ड नंबर पे टोक्यो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो 50 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग यहाँ पे की गई है और पूरे वर्ल्ड की 670 यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रैंक किया गया है जिसमें से 2 यूनिवर्सिटी इंडिया की आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? तो आप देखेंगे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की 81 पोजीशन पे है एंड अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, ये आपको 96 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो आप देखेंगे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर आपको टॉप पोजीशन पे मिल जाएगा। फिर पेरिस रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है वो फ्रांस की आपको सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है हुरुन रिच लिस्ट। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट को पब्लिश किया गया जिसमें वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्संस की रैंकिंग की जाती है और यहाँ पे 2 नई एंट्रीज हुई हैं टॉप 10 की लिस्ट में। टॉप 10 की लिस्ट में आपको 2 नई एंट्रीज देखने को मिलेंगी। पहली एंट्री हुई है मार्क जकरबर्ग की जो कि मेटा के फाउंडर हैं एंड सेकंड पर्सन है गूगल के सीईओ जिनका नाम है लैरी पेज। इनकी एंट्री टॉप 10 में हुई है। फर्स्ट नंबर पे तो हमेशा की तरह एलॉन मस्क आपको मिलेंगे जिनकी वैल्यूएशन मतलब जिनके पास फंड पैसा कितना है तो $231 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे एलॉन मस्क है, सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस है, थर्ड नंबर पे आपको बर्नार्ड अर्नोल्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 10 में आपको एक और नाम देखने को मिलेगा 10th पोजीशन पे मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी जी आपको 10th पोजीशन पे देखने को मिलेंगे हुरुन रिच लिस्ट में। ग्लोबल टॉप 10 में मतलब 10 सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी एकमात्र इंडियन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहां पर रहते हैं? तो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स आपको कहां पर मिलेंगे? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। चाइना के बाद आपको यूएसए, चाइना में 814, यूएसए में 800 बिलियनियर्स एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया में 271 बिलियनियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी ओनली इंडियन इन द टॉप 10 वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट। तो टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट में केवल और केवल मुकेश अंबानी जी एकमात्र रिचेस्ट पर्सन आपको देखने को मिलेंगे और इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? फोर्ब्स ने पब्लिश किया है। तो चलिए, पहले हमने हुरुन इंडिया की रिपोर्ट देखी थी, सॉरी हुरुन वर्ल्ड की रिपोर्ट देखी थी, अभी हम फोर्ब्स की रिपोर्ट देख रहे हैं। फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट जिसमें मुकेश अंबानी जी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है, केवल और केवल एकमात्र इंडियन है जो कि टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट में शामिल हुए हैं। इनके पास जो टोटल नेट वर्थ है वो $116 बिलियन की है। तो ग्लोबली ये 9th पोजीशन में और इंडिया में फर्स्ट नंबर पे हैं। इसके अलावा गौतम अडानी जी 17th पोजीशन पे और शिव नडार आपको 39th पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। टॉप 3 बिलियनियर इन द वर्ल्ड कौन है? तो यहाँ पे वही सेम 3 नाम आपको मिल जाएंगे, बर्नार्ड अर्नोल्ड का, एलॉन मस्क का और जेफ बेजोस का। अब कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर, यूएसए, चाइना, इंडिया। तो देखो हुरुन के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को समझना, हुरुन वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा बिलियनियर चाइना में है, देन यूएसए एंड देन इंडिया में है। और यहाँ पे फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा बिलियनियर यूएसए में है, फिर चाइना में एंड देन इंडिया में है। मतलब टॉप 3 यही कंट्री है, बस थोड़ा सा सिक्वेंस ऊपर नीचे है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्लियर? तो ये हमारे सभी के सभी इंटरनेशनल इंडेक्स कवर हो गए। इंटरनेशनल इंडेक्स के बाद यहाँ पे हम कुछ नेशनल इंडेक्सेस और नेशनल बातों को कर लेते हैं, जैसे कि नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है। सिंस 2018 इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है जिसमें उत्तराखंड एंड केरला आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का गोल है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे 17 उनको फुलफिल करना है 2030 तक। तो कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंगली नीति आयोग का ये इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। सिंस 2018 नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को पब्लिश करता है। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 71 आपको देखने को मिल जाएगा इन 2023-24। प्रीवियस ईयर ये 66 था और इंडिया का यहाँ पे जो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर है वो इंप्रूव होकर 71 हो गया है। इस इंडेक्स को रिसेंटली श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और श्री वीवीआर सुब्रमण्यम जो कि सीईओ है नीति आयोग के, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड एंड केरला आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखने को मिलेंगे। वहीं वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट कौन सा है? तो बिहार आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप पर है उत्तराखंड, केरला। उत्तराखंड एंड केरला का जो स्कोर है वो 79 है। उसके बाद आपको मिलेगा तमिलनाडु एंड गोवा। बॉटम पे बिहार है, बिहार का स्कोर 57 है। देन झारखंड एंड नागालैंड आपको बॉटम 3 देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो यूनियन टेरिटरी में टॉप पर कौन है? चंडीगढ़ है। देन जम्मू और पुडुचेरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनकी स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग 0 से लेकर 100 तक की जाती है। 100 का मतलब होता है कि आप अचीवर कैटेगरी में है, आपने इस पर्टिकुलर इंडेक्स को फुलफिल कर लिया है। ठीक है, फ्रंट रनर कैटेगरी में 65 से लेकर 99 का स्कोर आता है। परफॉर्मर कैटेगरी में 50 से लेकर 64 का स्कोर आता है। और यहाँ पर एस्पिरेंट कैटेगरी में 0 से लेकर 59, मतलब बिलो 50 वाला जो स्कोर है वो एस्पिरेंट कैटेगरी है। और 50 में केवल आपको एक ही इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। 50 में केवल आपको एक ही इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डन इतनी चीजें। मैक्सिमम जो हमारा स्कोरिंग चल रहा है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में चल रहा है। मैक्सिमम हमने जो गेन किया है वो हमने गोल नंबर 13, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13, जिसका नाम क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में हमने सबसे ज्यादा काम किया है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर कहीं पे हुआ है तो वो क्लाइमेट एक्शन में हुआ है, फिर नो पॉवर्टी एंड डिसेंट वर्क में हुआ है। ठीक है, ये 4th एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब एकमात्र कैटेगरी है जिसका नाम है जेंडर इक्वेलिटी, जिसमें हमारे यहाँ पर हम पुअर परफॉर्मेंस मतलब अचीवर कैटेगरी, जहां पर हमारा स्कोर 49 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। SIAM इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इनकी एक रैंकिंग पब्लिश हुई है और इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल हुई है वो कहां पर हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु है। ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो सेल हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, गुजरात में हुई है। 2 व्हीलर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। 3 व्हीलर कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। अगर हम बात करेंगे पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में, तो पैसेंजर व्हीकल में सबसे ऊपर, मतलब जो आपकी बसेस वगैरह होती है ना पैसेंजर व्हीकल, तो कैसे वो कौन सा ऐसा शहर या कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया गया है? तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इंडेक्स है और ये 5th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिलीज द 5th एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। और इसको रेडी कौन करता है? इसको डेवलप करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, अब कौन सा यहाँ से ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं? 2018 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने स्टेट को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर। अगर किसी स्टेट का स्कोर ग्रेटर देन 60 है तो वो आपकी फ्रंट रनर कैटेगरी है। कोई स्टेट है जिसका स्कोर 50 और 59 के बीच में है, मतलब 50 से 60 के बीच में है, तो वो अचीवर कैटेगरी है। और अगर किसी का स्कोर बिलो देन 50, मतलब 30 से लेकर 50 के बीच में है, तो उसे हम कंटेंडर कैटेगरी के नाम से जानते हैं। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में आपको 7 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे: आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना। तो देखो, अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो अभी फरवरी मंथ में एमपीपीएससी का पेपर देने वाला है, उनके लिए, क्योंकि देखो अब मैंने अदर स्टेट के तो एग्जाम दिए नहीं, मैं एमपी से हूं तो मैंने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उसके बारे में सजेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि आप अगर 2 साल पहले का पेपर उठाएंगे ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन था, पूछा था कि मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में है, मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट कैटेगरी। ये क्वेश्चन आप चाहो तो 2 साल पहले एमपीपीएससी के पेपर में जाके देख सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था।
तो आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने अपने स्टेट को देख लो, ठीक है, अपने अपने स्टेट को देख लो। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में 7 स्टेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी में 2 स्टेट है, आसाम एंड उत्तर प्रदेश। कंटेंडर कैटेगरी में 3 स्टेट्स मिल जाएंगे, गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु। एंड एस्पिरेंट कैटेगरी में रिमेनिंग मिल जाएंगे। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कर्नाटका है, सेकेंड हाईएस्ट परफॉर्मर आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, और मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र एंड हरियाणा आपको देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पर एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी भाई कहां पर कितनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए कि केरला सबसे ज्यादा लिटरेसी में सबसे ज्यादा है, तो जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वहां पे बेरोजगारी भी ज्यादा है। तो केरला में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द 15 to 29 एज ग्रुप इन द अर्बन एरिया, ये बात यहाँ पर पब्लिश की गई है। वही दिल्ली में जो है वो लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने पब्लिश करने का काम किया है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्कस कर दूं, जरा इसको ऐसा करके हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन है, जहां पे बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो आपको 3 स्टेट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे है केरला, केरला के बाद है जम्मू एंड कश्मीर एंड देन तेलंगाना, ठीक है। केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड तेलंगाना, यहाँ पे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, तो टॉप पर आ जाएगा दिल्ली में बेरोजगारी सबसे कम है। दिल्ली के बाद आपको देखने को मिलेगा गुजरात, एंड गुजरात के बाद आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की जाती हैं। आपने न्यूज में देखा होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि केवल और केवल यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर फीचर की गई हैं, मतलब इस लिस्ट में आती हैं NIRF के, उनके उस स्टूडेंट मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है ये, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे पब्लिश करता है, जिसमें इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेज हैं, चाहे वो MBA कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, उनकी रैंकिंग यहाँ पे की जाती है। और पहली बार यहाँ पे 3 नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। 3 नई कैटेगरी जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है वो कौन कौन सी है, पहली है ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी, फिर स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी कैटेगरी और स्किल यूनिवर्सिटी। इन 3 नई मतलब नई 3 कैटेगरी को NIRF की रैंकिंग में शामिल किया गया है। सबसे पहले है इंजीनियरिंग रैंकिंग, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास के बाद आपको सेकंड नंबर पे IIT दिल्ली देखने को मिलेगा, एंड थर्ड नंबर पे IIT बॉम्बे देखने को मिल जाएगा इंडिया में, ठीक है। डन। ये आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद आते हैं हमारे MBA कॉलेज। तो टॉप MBA कॉलेज कौन सा है, सभी को पता है, IIM आपका जो अहमदाबाद है वो आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा। IIM अहमदाबाद के बाद IIM बेंगलुरु भी तो है, वो आपको सेकेंड नंबर पे, और IIM कोझिकोड जो है वो थर्ड नंबर पे आपको टॉप MBA कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो हमारे इंडिया की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IISc बेंगलुरु। फिर आपको JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, ये आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। फिर आती है कॉलेज की रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज के बाद आते हैं कॉलेज। तो पहला टॉप कॉलेज है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मिरांडा हाउस भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। अब ओपन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में, आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड नंबर पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। फिर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड जो है, तो अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कोलकाता, एंड सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके नेक्स्ट, Kerala retained top spot in India food index for the second consecutive year. अब यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा फसई के बारे में, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है।
जिसमें यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि फूड सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, वेयर हाउसेस बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है फूड सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे केरला आपको टॉप स्टेट देखने को मिलेगा। केरला के बाद आपको तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल जाएगा। गुजरात को स्पेशल मेंशन अवार्ड भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 7th एडिशन पब्लिश किया है। ये कौन पब्लिश करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको पब्लिश करने का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सर्वे स्टार्ट हुआ है वो 2017-18 से सर्वे को स्टार्ट किया गया है और पहली बार सर्वे में ऐसा हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन नहीं हुआ। मतलब हमेशा बेरोजगारी दर में थोड़ी तो कमी आती है हर बार, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई भी डिक्लाइन नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में 3.2% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा आपको देखेगा कहां पर? लक्षद्वीप में। यहाँ पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब 15 से लेकर 29 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके बेरोजगारी के बारे में बात हो रही है। तो हाईएस्ट कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरला। स्टेट कैटेगरी में तो पहला केरला ही है, नागालैंड एंड मणिपुर। वहीं अगर बात करते हैं लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है 60.1%। बस इतना ही आपको याद रखना है। डन इतनी चीजें। तो ये थे पूरे के पूरे हमारे जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के सभी इंटरनेशनल एंड नेशनल इंडेक्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको काफी मजा आया होगा। अगर यूजफुल सेशन लगता है और आपको लगता है कि यार ये सेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त को भी देखना चाहिए, उसका भी सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक के सभी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन कुछ इस तरीके से ही करने वाले हैं। एंड हाँ, जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक भी करना है आपको और ये भी बताना कैसा लगा है आपको सेशन। ओके है जी। इसके अलावा जो भी यहाँ पे वनडे एग्जाम, यूपीएससी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आपको यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स और बैच देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री का कोर्स इसको यहाँ पे लाइव कर दिया गया है और ये पूजा जैन क्लासेस पे अवेलेबल है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट रहता है, यहाँ पर एप्लीकेशन में एक व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओनली फॉर मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।